लो कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ताकि हम लग। थैंक यू इरा फॉर लेटिंग मी नो कि 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, अदरवाइज फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप में से किसी ने पहले इसको पढ़ा है कभी? आई गेस यहाँ पे तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होंगे। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 17 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। इस चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब बेसिकली इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन आज हम जो पर्टिकुलर बात करने वाले हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो है एक्सटॉर्शन और दूसरा है थेफ्ट। ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, इनका डिफरेंस समझेंगे और कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है, कब थेफ्ट रॉबरी बनता है। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखें, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, इसमें रॉबरी आ जाती है, डकैती आ जाती है। तो अगर इसको हम ओवरऑल देखें, एलएलबी के हवाले से देखें, या इसको अगर हम जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से देखें, एडीपीपी के एग्जाम्स के हवाले से देखें, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस निकलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। स्लाइड सा डिफरेंस है सारे टॉपिक्स में, उनको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको हर एक सेक्शन के एसेंशियल पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं। तभी जाके आप जो है डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये किस कैटेगरी में, किस ऑफेंस में ये चीज फॉल कर रही है। बाज दफा बहुत चीजें सिमिलर होती हैं, आपको लगता है कि ये थेफ्ट भी हो सकता है, एक्सटॉर्शन भी हो सकती है, ये रॉबरी भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ और होता है, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। और तो इन चीजों को समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वन बाय वन जो है इनकी वर्डिंग पढ़नी पड़ेगी और इनके एसेंशियल पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। जब तक वो चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं होगा। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, जुडिशियल एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो वहां पे इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल या सिचुएशन बेस्ड। उनको हम टैकल तब कर सकते हैं, उनको हम सही से आंसर तब कर सकते हैं जब हमें एसेंशियल पॉइंट्स पता होंगे, हमें वर्ड टू वर्ड हमने सेक्शंस पढ़े होंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी और प्रॉपरली आंसर हम नहीं कर सकते। अगर हम एलएलबी के एग्जाम्स के हवाले से बात करें तो उसमें हो जाता है, उसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होती है, या डकैती क्या होती है। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चीजें डिफरेंट होती हैं, तो उस लिहाज से उसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखें, जो थेफ्ट है बेसिकली, ये चैप्टर स्टार्ट होता है 378 से, थेफ्ट से शुरू होता है। अब थेफ्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ इसके एसेंशियल पॉइंट्स को समझना पड़ेगा।
इसकी इलस्ट्रेशंस को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें थेफ्ट समझ आएगा। जब हमें थेफ्ट समझ आ जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद एक्सटॉर्शन समझना या रॉबरी को समझना, डकैती को समझना, वो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। उनको एज सच उसमें कोई आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले थेफ्ट, अगर हम थेफ्ट की लैंग्वेज को पढ़ें तो थेफ्ट क्या कहता है, थेफ्ट कब कमिट होता है। देखिए, लैंग्वेज ये कहती है कि जब आप इंटेंशनली, पहली चीज क्या है, इंटेंशनली या डिसऑनेस्टली कोई चीज आप टेक करें। अगर मैं इसकी लैंग्वेज को पढ़ूं तो कहता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, समझने वाली ये चीज है कि सबसे पहले तो जब आप कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप जो है सबसे पहले तो उसमें आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक चीज आप उठा रहे हो किसी दूसरे पर्सन की, इस नियत के साथ कि मैं इसको ले जाऊं, ठीक है, और उस पर्सन की बगैर कंसेंट के आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो थेफ्ट कहलाता है। अब प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, प्रॉपर्टी दो होती है, मूवेबल होती है और इमूवेबल होती है। तो थेफ्ट हमेशा ये याद रखने की बात है कि थेफ्ट जो होता है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। थेफ्ट कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता। कभी भी आप किसी का घर चोरी करके नहीं जा सकते, कभी भी आप किसी की जमीन चोरी करके नहीं जा सकते। आप किसी की भी चोरी कर सकते हो, गाड़ी चोरी कर सकते हो, मोबाइल चोरी कर सकते हो, लैपटॉप चोरी कर, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली आप चोरी कर सकते हो। तो यहाँ पे थेफ्ट को समझने के लिए हमें तीन चार चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी सिचुएशन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ रही है, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप एक चीज को मूव कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप मूव कर रहे हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ, कि ये मैं जिसकी है उसकी पोजीशन से डिस्पोजेज करूं, बगैर उसको बताए, बगैर उसकी कंसेंट के मैं उसकी ये चीज डिस्पोजेज करूं, तो ये थेफ्ट है। अब इसको, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आई होगी। इसमें ये चीजें आपने माइंड में रख के चलिए, एक तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप उस चीज को मूव करें, ठीक है, उस पर्सन की पोजीशन से बगैर उसकी कंसेंट के, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, फॉर सपोज ये एक मोबाइल है, ठीक है, और ये मेरा मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, यहाँ से बगैर मुझे कोई बताए, बगैर मुझे कोई पता चले ये मोबाइल यहाँ से कोई लेके जाता है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है थेफ्ट हुआ। लेकिन ये तो हुआ एक नॉर्मल, और जो आम बंदा भी इस चीज को समझ सकता है, जिसको लॉ नहीं पढ़ा हुआ, जिसको लॉ की डेफिनेशन नहीं पता, उसको भी पता चल जाएगा ये थेफ्ट है। लेकिन डिफरेंशिएट तब आता है, डिफरेंस तब होता है, जब कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब हम इलस्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं, और जब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस पढ़ते हैं जिसमें लॉ जो है वो जो आम बंदा है उसको समझ नहीं लगेगी, उसकी नजर में ये थेफ्ट नहीं होगा, लेकिन लॉ कहता है कि ये भी थेफ्ट है। ये चीजें आपको और एक आम आदमी को डिफरेंशिएट करती है। इसी में ज्यादातर जुडिशियल एग्जाम्स में लोग फंसते हैं। जब भी हम एग्जाम, जुडिशियल एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमेशा जुडिशियल एग्जाम्स में थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, इनसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस में से क्वेश्चन निकले, कभी भी सीधा क्वेश्चन आया नहीं है। अब देखिए, सिंपल आपको थेफ्ट समझ आ गया, लेकिन अब थेफ्ट जो है, इसको लॉ जो है इसको मजीद और आगे एक्सपेंड करता है एक्सप्लेनेशंस की सूरत में। देखें, फॉर सपोज मैंने आपको बताया कि जब एक बंदा, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि यार ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, अब किसी की भी है, नो मैटर, ये मैंने यहाँ से उठा के लेके जानी है। जैसे ही वो चीज की डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसको आएगी, वो मोबाइल उठाएगा, लेके जाएगा, ये उसने थेफ्ट कमिट कर दिया, 378 में वो फॉल कर गया। ठीक है, लेकिन मजीद कुछ ऐसी सिचुएशंस लॉ एक्सपेंड कर रहा है, इसको और मजीद इन डिटेल बता रहा है कि ये सिचुएशंस में भी अगर कोई फॉल करता है तो वो भी थेफ्ट समझा जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सी है, अब अगर एक्सप्लेनेशन हम वन को पढ़ें तो वो ये कहती है, वन बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। देखें, मैंने आपको पढ़ा बताया कि थेफ्ट जो होता है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे उसको मजीद और एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि लॉ ये कहता है कि अगर एक चीज अर्थ के साथ अटैच्ड है तो जब तक वो अटैच है, जब तक वो थेफ्ट का सब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकती, तब तक उसकी चोरी कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन वंस उसको अगर हम डिसपेच करें, डिसअटैच करें उस अर्थ से, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगी थेफ्ट का, उसको हम चोरी कर सकते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल एक ट्री है, अब ट्री जब तक अर्थ से अटैच्ड है तब तक हम उसको चोरी नहीं कर सकते। बट वंस एज सुन एज पॉसिबल अगर हमने उसको ट्री को कट कर दिया ना, जैसे ही वो कट हुआ तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा थेफ्ट का। समझ रहे मेरी बात? यहां तक आपको क्लियर है? अगर कोई सुन रहा है तो लेट मी नो, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा इनको समझते हुए चलना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा ये चीजें। मैं यही नहीं चाह रहा कि ये मिक्स हो जाए एक्सटॉर्शन के साथ या रॉबरी के साथ। देखें, सर ये थेफ्ट क्वेश्चन यहां तक एक बार समझ आ गया। दोबारा आगे एक बार इसमें एक्सप्लेनेशन एक और इम्पॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, ये चीजें आपने माइंड में रखनी। डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जब एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हम एक चीज को मूव करेंगे, चाहे किसी की भी हो, उसकी कंसेंट के बगैर, उसको बताए बगैर, ठीक है, तो ये थेफ्ट हो जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोई चीज जमीन से अटैच्ड है, ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई चीज जमीन से अटैच्ड है तो वो तब तक चोरी नहीं होगी जब तक वो उसको वहां से अनअटैच्ड नहीं होगी वो, ठीक है। फॉर सपोज जैसे मैंने आपके ट्री का एग्जांपल आपको दिया। अब आगे जो है, आगे एक एक्सप्लेनेशन आती है कि अगर एक बंदा, अ पर्सन हु इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it by any other thing, as well as by actually moving it। अब देखो, अब मैंने आपको जो आगे एग्जाम डेफिनेशन में था क्या था, मूव करना। अब मूव को फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है कि मूव बेसिकली किन किन चीजों को हम समझ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक चीज को मैंने यहां से उठाया, यहां रखा, ये मूव हो गया। इस चीज को मैंने यहां से उठा के मैं लेके चला गया, मूव हो गया, ठीक है। लेकिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग कुछ डिफरेंट है। लॉ ये कहता है, एक्सप्लेनेशन 3 ये कहती है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको रोकने के लिए हमने कोई ऑब्स्टिकल दिया हुआ है, अगर फॉर सपोज ऑब्स्टिकल नहीं होता तो वो चीज खुद ब खुद मूव करती, तो हमने उसको रोकने के लिए एक ऑब्स्टिकल दिया है, उसको कोई चीज से सपोर्ट की करके उसको रोक के रखा है। अगर आप उस ऑब्स्टिकल को हटा रहे हो या उस सपोर्ट को हटा रहे हो तो वो भी थेफ्ट है। वो भी उस ऑब्स्टिकल को आपने हटाया, दैट मीन्स कि आपने चीज मूव कर ली। समझ रहे मेरी बात? अब फॉर सपोज एग्जांपल देखें, फॉर सपोज मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है। अब घोड़े को हमेशा क्या करते हैं, बाज दफा लोग जो है ना उसको बांध के रखते हैं। अब एक मूवेबल चीज है, उसको मैंने एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, उसको मैंने एक चीज के साथ बांध के रखा ताकि ये मूव ना करे, कहा ये कहीं जा ना सके ना। मैंने उसको एक रस्सी के साथ उसको बांध दिया, ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो बंदा आके डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस वो जो ऑब्स्टिकल है, वो जो रस्सी है, उसको खोल देता है। तो जैसे ही एज सून एज वो रस्सी खोलेगा, तो लॉ ये कहता है कि इसको हम कंसिडर करेंगे कि इस बंदे ने उस घोड़े को मूव किया, और जब वो घोड़ा बगैर मालिक की कंसेंट के इसने मूव किया तो ये समझा जाएगा कि इस बंदे ने ये चीज चोरी की है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक्सप्लेनेशन 3 को समझना बहुत जरूरी है, बहुत दफा जुडिशियल एग्जाम्स में आ चुकी है। देखें, फॉर सपोज मैंने एक घोड़ा जो है उसको बांध के रखा हुआ है रस्सी के साथ। एक्सप्लेनेशन कहती है 3 कि अगर मूविंग को डिफाइन करती है, एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि फॉर सपोज एक दफा अगर एक बंदा जो है उसने आपकी उस रस्सी को, जो ऑब्स्टिकल आपने क्रिएट किया हुआ है कि आपका घोड़ा कहीं चला ना जाए,
उसको भी मूव कर रहा है, सिर्फ सिर्फ उसको हटा दिया, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा कि ये चोरी की है इस बंदे ने, उसके खिलाफ आप थेफ्ट की एफआईआर करवा सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब उसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन आती है कि कंसेंट क्या होती है। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई कंसेंट होनी चाहिए, जरूरी है। अगर विदाउट कंसेंट आप मूव कर रहे हो तो वो चोरी में कंसिडर होगा। तो यहाँ पे मजीद कंसेंट को डिफाइन किया जा रहा है कि कंसेंट जो है वो आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है। समझ रहे मेरी बात? और दूसरा इसमें ये समझा रहे हैं कि कंसेंट जो है, जो खुद मालिक है, अगर मैं एक चीज का मालिक हूं तो मैं भी कंसेंट दे रहा हूं, दे सकता हूं, ठीक है। और अगर मैंने किसी और को ऑथोराइज किया हुआ है तो वो भी कंसेंट दे सकता है। बेसिक ये सिंपल चीज थी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 को समझना बहुत जरूरी था, मैंने जो आपको समझाया, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अमरीन फातिमा कह रही है कि थेफ्ट को रिपीट कर दें एक दफा ना, तो मैं एक दफा इस चीज को थोड़ा सा जल्दी से इसको समराइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि हम आगे मजीद इसकी इलस्ट्रेशंस को समझने की कोशिश करें। देखिए, थेफ्ट बेसिकली ये होता है, थेफ्ट का मतलब है, लिटरल मीनिंग जो है वो है चोरी, ठीक है। अब इसकी जो हम अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में 4-5 चीजें होना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, तभी जाके हम कंसिडर करेंगे कि ये एक चीज जो है ये चोरी हुई है। सबसे पहले तो आपकी जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं चीज ये उठाऊं, ठीक है। आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। उस डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप उस चीज को यहां से उठा के अपनी पोजीशन में रखें या कहीं और मूव करें। आप कहने का मकसद ये कि उसको डिस्पोजेज करें, जिसके पास है, जो इसका मालिक है, उससे आप इसको डिस्पोजेज करें, ठीक है। और आप अपनी पोजीशन में रखें या कहीं और इसको मूव कर दें विथआउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, जिसकी वो चीज है उसकी कंसेंट के बगैर आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसको मूव किया, तो आप जो है कंसिडर होंगे कि आपने चोरी की है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन समझी, इलस्ट्रेशन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या एक ओनर जो है, मालिक जो है, क्या कभी वो अपनी चीज चोरी कर सकता है? क्या उसके खिलाफ कभी हम एफआईआर करवा सकते हैं उसकी अपनी चीज के ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो बताए। जो ऑनर है, क्या कभी वो अपनी चीज चोरी कर सकता है? बिल्कुल सेम है शुमाइला भट्टी, बिल्कुल सेम है। 3-4 बेसिकली 3 में जनरल बात कर रहा है, 4 में वो मजीद उसको स्पेसिफाई कर रहा है एनिमल से। जी बिल्कुल कर सकता है। अब देखें, इसमें ओनर जो है वो खुद की अपनी चीज भी चोरी कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी हम एफआईआर करवा सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, कंसेंट, नहीं, कंसेंट अगर है तो फिर तो थेफ्ट नहीं होगा ना, कंसेंट नहीं होनी चाहिए। मजीद आगे ये सारे जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि कंसेंट है नहीं है और किस तरीके से, ये सारी सिचुएशंस हम अभी आगे चलेंगे ना इलस्ट्रेशंस में, तो मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल यहीं तक आपने, अब मैं वही समझा रहा हूँ आपको, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो थेफ्ट कर सकता है अपनी चीज। देखें, अब फॉर सपोज अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं, अज्यूम करें हम अभी क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने जो है आपको मोबाइल दिया है, ठीक है, मैंने अपना मोबाइल, ठीक है, मैंने आपको दिया कि यार आप जो है ना इसको थोड़ी देर संभाल के रखो, और मैं आपसे थोड़ी देर बाद लेता हूँ ना, ठीक है। अब वो मोबाइल जो है, आपने मेरा मोबाइल अपने पास रखा, मुझे पता है कि आपके पास पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है। हालांकि अब थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान जो है इधर उधर हुआ है, मैंने डिसऑन अब मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वही मेरा अपना मोबाइल जो मैंने आपको दिया हुआ है रखने के लिए, वो वहां से मैं उठा लेता हूँ, उठा के और मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि किसने लिया है किसने नहीं लिया है,
तो जब मैंने वो अपना ही मोबाइल आपको दिया, आपको देने के बाद मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसको जो है अपने पास आके रख लिया, और फिर आपसे मैं मांगने लग गया कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मैंने आपको दिया था और मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए, तो इट अमाउंट्स थेफ्ट। ठीक है। अब फॉर सपोज इसी को इस तरीके से करते हैं कि मैं अगर आपको अपना मोबाइल दे रहा हूँ, कोई चीज दे रहा हूँ रखने के लिए कि भाई आप अपने पास रखें, मैं थोड़ी देर बाद आपसे लेता हूँ, और वही चीज आप उसी जगह पे भूल के चले गए फॉर सपोज, ठीक है, या कहीं और भूल के चले गए, दोबारा वही चीज मुझे ही मिल जाती है। मैंने देखा कि यार आप इसको क्लास में ही भूल के चले गए हो चेयर पे, मैंने उठा के पॉकेट में रख लिया डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि भाई अब मैं इसको बताऊंगा नहीं कि ये वापस मेरे पास ही मोबाइल है, और मैं इससे दोबारा मांगूंगा कि नहीं भाई मुझे मोबाइल मेरा चाहिए, अदरवाइज मुझे इसके पैसे दे दो। तो ये थेफ्ट हुआ। बेसिकली थेफ्ट किससे हुआ? चोरी मैंने किया आपसे, चीज मेरी है, मालिक मैं हूं, लेकिन चोरी मैंने आपसे की है। तो यहाँ पे कंसेंट आपकी कंसिडर की जाएगी, मेरी कंसेंट नहीं कंसिडर की जाएगी। आई होप कि यहाँ आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब थेफ्ट हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब थोड़ा सा, जी बिल्कुल, अब इसमें हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशंस के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और क्योंकि हमेशा बात, जितनी भी दफा क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम्स में आया है वो इलस्ट्रेशंस में से ही आया। इलस्ट्रेशंस में से निकाल के कोई सिचुएशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये जो है थेफ्ट बनता है कि नहीं बनता, या ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, ये क्या चीज है। ठीक है। अब देखें, पहला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी मूव करने की, जो एक्सप्लेनेशन 3 में भी हमने पढ़ाया था कि आप किसी भी तरीके से एक चीज को मूव कर रहे हो या उसको ऑब्स्टिकल हटा रहे हो, तो वो भी थेफ्ट में कंसिडर किया जाएगा, वो भी समझा जाएगा कि ये चीज मूव हुई है। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन ए ये कह रही है कि एक घर है, ठीक है, एक घर है, उस घर में कोर्ट यार्ड है, उसमें एक लगा हुआ है, एक दरख्त लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है। ठीक है। अब मैं गया इस नियत से कि मैं इसको ट्री को काटूं और मैं चोरी करके इसको ले जाऊं। ठीक है। अब जब मैंने उसको काट के खत्म किया, जैसे ही मैंने काटा तो जो मालिक थे, मालिक पहुंच गए। मैंने ट्री को काट तो दिया, लेकिन मैं लेके नहीं गया। यार ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर मतलब दोनों में आ सकते हैं, स्क्रीनिंग में भी आते हैं और रिटर्न में भी आते हैं। मोस्टली रिटर्न में आते हैं, सिचुएशन बेस्ड आते हैं। आपको एक इलस्ट्रेशन उठा के दे देंगे, फिर बोलेंगे कि भाई इसमें आप डिफाइन करो कि ये थेफ्ट है या नहीं, अगर है तो किस तरीके से है, कैसे थेफ्ट हो रहा है, या क्या है, ये थेफ्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अब जैसे हम एक्सप्लेनेशन बात कर रहे हैं 1 की, इलस्ट्रेशन की, तो इसमें देखो ना, अब आम बंदा जो है, अगर मैं आम बंदे को कहूं जिसको लॉ नहीं पढ़ा हो, उसको मैंने कहा कि यार मैं चोरी करने गया, ठीक है, मैंने जाके, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन 3 की बात करूं, फला बंदे का जो है ना एक घोड़ा एक रस्सी से बंधा हुआ था, मैंने जाके वो रस्सी खोल दी, रस्सी खोली, घोड़ा तो निकल, अब मालिक पहुंच गया, ठीक है, घोड़ा निकल गया, ठीक है, मैं उसको नहीं लेके गया, मैंने सिर्फ रस्सी खोली है, तो क्या ये चोरी होगी? आम बंदा तो बोलेगा नहीं होगी, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने चोरी की है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन जो 1 है वो भी ये कहती है कि अगर फॉर सपोज आप किसी के घर में घुसते हो, आपने देखा दरख्त है, दरख्त आपने काटा इसी नियत से कि मैं उसको लेके जाऊं, बट जब आपने काट के खत्म किया तो मालिक पहुंच गए, आप उसको काट तो दिया, लेकिन आप उसको लेके नहीं गए। अब लॉ की इलस्ट्रेशन 1 ये कहती है, आम बंदा तो यही कहेगा कि ये चोरी नहीं हुई, ठीक है, हाँ आपने नुकसान किया प्रॉपर्टी का, लेकिन आपने चोरी नहीं की। लेकिन लॉ ये कहता है कि जैसे ही आपने उसको काट के खत्म किया, आप कंसिडर होंगे वो चीज सब्जेक्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है, और अब वो आपने कंसिडर किया जाएगा कि आपने चोरी की है, आपके ऊपर वही ऑफेंस क्रिएट होगा, चोरी का बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर फॉर सपोज हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 2 जो है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखें, वो बंदा दरख्त लेके नहीं गया है, उसके बावजूद भी वो थेफ्ट में कंसिडर हो रहा है। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन 2 ये कहता है कि फॉर सपोज, ज्यादातर बात दफा क्या होता है कि लोग जो है एनिमल्स को जो है ना घर में रखते हैं, महंगे महंगे भी होते हैं,
अब एक बंदा है, वो क्या करता है, वो इस नियत से कुछ खाने की चीज जो है वो लेके जाता है कि मैं ये इसका झांसा दूंगा, चाहे घोड़ा हो या कोई भी हो, उसको झांसा दूंगा, और वो झांसा देके उसको मैं, जाहिर सी बात है आप उसको चीज सामने से दिखाओगे तो वो खाने आएगा वो चीज, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 ये कहती है कि फॉर सपोज आप एक खाने की चीज या कोई भी चीज जिससे आप उसको झांसा दे सकते हो, कोई डॉग है, कोई हॉर्स है, उसको आप जाके उसके सामने अगर आप खड़े हो गए, उसको आपने वो चीज दिखाई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपकी ये है कि आपने ये चोरी करना है, जैसे ही वो घोड़ा या वो डॉग या कोई भी और चीज फर्स्ट मूव करेगा, जैसे ही एक पहला कदम उठाएगा, तो आपके ऊपर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। अब ये चीजें आम बंदा तो बोलेगा कि भाई मैंने तो चोरी की नहीं, ये कैसे थेफ्ट हुआ, लेकिन लॉ इन चीजों में ही कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, इन चीजों में ही जो है ना जुडिशियल एग्जाम्स में लोग फंसते हैं। अब कोई जिसने नहीं पढ़ी होगी इलस्ट्रेशन, वो तो कहेगा कि ये तो थेफ्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने अभी तक किया नहीं है। बट इलस्ट्रेशन क्या कह रही है मजीद, उनको क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ये चीज वंस अगर उस हॉर्स ने या उस डॉग ने फर्स्ट स्टेप लिया उसकी तरफ, तो कंसिडर किया जाएगा कि इसने थेफ्ट किया है। अब उसके बाद अगर आगे हम एक मजे की और इसकी पढ़े इलस्ट्रेशन, जो कि बहुत दफा एग्जाम्स में आई है, दो हैं बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होती है। एक ये है कि ए फाइंड्स अ रिंग belonging to Z on the table in the house which Z occupies. Here, ring is in the Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft. अब देखिए, फॉर सपोज मैं किसी दोस्त के घर में जाता हूँ, हम टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, अब वहां पे मैं देखता हूँ कि टेबल पे जो है ना, उस मेरे दोस्त की एक जो कीमती एक रिंग पड़ी हुई है, गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, हालांकि उसी के घर में ही है। वो मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उठा ली कि ये मैं छुपा देता हूँ और इसको मैं बताऊंगा नहीं, और मैं लेके चला गया, तो ये चोरी हो गई। ये तो कॉमन सी बात है। अब आगे एक सिचुएशन आती है, ठीक है, जो कि मे बी थेफ्ट ना हो, बट मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जहां तक मैंने अभी समझा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। देखें, एक ऐसा एक ऐसा सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि मैं एक दोस्त, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं लेके चला गया, वो तो एक अलग है। एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि भाई एक एक दफा क्या हुआ, मैं एक दोस्त के घर गया, ठीक है, और मैंने वहां पे देखा कि यार ये जो है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंट गोल्ड की जो है ना एक रिंग पड़ी हुई टेबल पे, वो मैंने, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी मेरी कि यार इसको उठाऊं नहीं उठाऊं क्या करूं, खैर मैंने डरते 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 वो चीज उठा ली, लेकिन मैं उठा के लेके नहीं गया, मैंने उसको वहीं उसी के घर में छुपा के रख ली। तो अब क्या ये ऑफेंस थेफ्ट में कमिट होता है या नहीं होता? क्या यहाँ पे मैंने थेफ्ट कमिट किया या नहीं किया? आप में से कोई बता सकता है, इफ एनीवन? किस तरीके से होगा थेफ्ट? कैन यू एक्सप्लेन इट? अच्छा, तो बताएं किस तरीके से होगा। सर क्वेश्चन रिपीट करें सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर सपोज मैं किसी दोस्त के घर में जाता हूँ, हम बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ कि यार इसकी एक गोल्ड गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है या चेन पड़ी हुई है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना पड़ी हुई है, इसकी कीमती चीज, और मैंने उसको उठा के और छुपा के रख दिया वहीं उसी के घर में। अब वो मैं टेबल के नीचे रख रहा हूँ या टेबल के साइड में रख रहा हूँ, सोफे पर रख रहा हूँ, कहीं भी मैंने उसको छुपा दी, तो क्या ये भी थेफ्ट में कंसिडर होगा या नहीं होगा? अब आपने माइंड में ये चीजें रखनी है कि एसेंशियल पॉइंट्स क्या थे थेफ्ट के। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस बंदे की विथआउट पोजीशन में वो चीज मूव करूं, ठीक है, और मूव करके मैं टेक अवे करूं, उसको लेके जाऊं। क्या ये जो मैंने अभी आपको सिचुएशन दी है वो इसमें फॉल करती है नहीं करती?
जी सर, थेफ्ट में फॉल करती है डेफिनेटली। किस ये तरीके से सर करती है? मैं लेके तो नहीं जा रहा, सर मैंने डिसऑनेस्ट तो वहीं इंटेंशन रख से दी। आपने छुपाई लेकिन है। थेफ्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप उसको टेक अवे करें। अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे थेफ्ट की तो उसमें देखें आखिर में क्या लिखा हुआ है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग अवे। इस नीयत से मूव कर रहा है कि उसको वो लेके जाए, लेके तो नहीं जा रहा, वो तो वहीं रख के जा रहा है। अब लेकिन यही सर चीज है ना इनमें, यही चीजें जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में ना। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि थेफ्ट है, ये भी बोल रहे हैं कि थेफ्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कहेंगे ये थेफ्ट है। दुआ मुगल ने कहा है कि उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी तो और क्या था यहाँ पे, बिना वजह बगैर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के मैं क्यों किसी और की चीज छुपाऊंगा। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आप जो है ना, इसके जो मैंने अभी रिंग वाली इलस्ट्रेशन आपको देखे, थेफ्ट का सोचा नहीं था तो आप चीज क्यों छुपाएंगे किसी और की। अगर फॉर सपोज आप मेरी चीज छुपा रही है, कोई मेरी वॉच है कुछ भी, आप उसपे छुपा दिया, आपने क्यों छुपाएंगी आप? या क्या सोच के छुपाएंगी? जोक तो एक अलग बात होगी ना। देखें, अब मैंने आपको, अब लॉ क्या कहता है इसके ऊपर, ये तो हमारी सारी एक जनरल बातें हो गई ना। अब लॉ ये कहता है कि अगर फॉर सपोज आप किसी इंसान की एक चीज छुपाते हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, कि बाद में मैं इसको लेके चला जाऊंगा, तो ये ऑफेंस में कंसिडर होगा। या इसी में आपको दूसरी में, इसी में इलस्ट्रेशन दोनों को मिला के आपको समझा दूं कि मैंने इस नीयत से इस चीज को छुपाई कि ये मुझे इस चीज को ढूंढने का रिवॉर्ड देगा, कि यार ये चीज मुझे ढूंढ के दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या ये रिवॉर्ड दूंगा। बाज दफा होता है ना। अब देखें, मैं इलस्ट्रेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक जो इलस्ट्रेशन थी रिंग वाली जो मैंने आपको समझाई, कि इस तरीके से जो है मैंने रिंग जो है घर में से उठाई और मैं लेके चला गया। दूसरी रिंग वाली एग्जांपल ये थी कि भाई मैंने इस रिंग को उसी के घर में छुपा दिया। अब उस रिंग के हवाले से, उस सिचुएशन के हवाले से इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो कि 90% क्वेश्चन एग्जाम्स में यही इलस्ट्रेशन से आता है, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अब देखिए ये क्या है, इसमें ये है कि अगर एक बंदा आपके घर आया, उसने एक चीज आपकी उठाई, उठा के आपके ही घर में छुपा के रख ली, इस नीयत के साथ कि यार फिलहाल इसको मैं नहीं लेके जा रहा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसको मैं कहीं ऐसी जगह छुपा के रख देता हूं इसी के घर में, कि जहां से ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन हो, 95% उसके चांसेस ना हो ढूंढने के। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, जब उससे भी ये चीज हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते लग जाएंगे, उसको वो भी थोड़ा भूल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, बस गुम हो गई तो गुम हो गई, तो तब जाके मैं उसको वहां से निकाल के और उसको सेल या कुछ भी कर लूंगा। तो ये भी थेफ्ट में कंसिडर होता है। अब इलस्ट्रेशन क्या कहती है, देखिए, ए सीज ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन द टेबल इन जेड्स हाउस। ठीक है, अब ए ने देखा कि भाई जेड की जो रिंग है वो पड़ी हुई है टेबल पे। अब उसने क्या किया, नॉट वेंचरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर द फियर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको डर था कि ये मुझसे ना मेरी तलाशी ना ले या ढूंढे ना, तो उसको वहीं उसी जगह पे उसने जाके छुपा लिया, कि ऐसी जगह छुपाया जहां से वो मिल नहीं सकती। और उसकी यही इंटेंशन थी कि बाद में मैं इसको निकाल लूंगा ना। तो ये भी कंसिडर किया जाता है थेफ्ट में।
अब फॉर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है आपके घर आता है, वो आपकी एक चीज उठाता है, उठा के और उसको कहीं छुपा देता है इस नीयत के साथ कि जब मामला बाद में ठंडा होगा तो इसको मैं लेके चला जाऊंगा और मैं इसको सेल कर दूंगा। तो ये थेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या थे, एसेंशियल पॉइंट्स क्या थे कि वो बंदा वहीं से उसको खुद लेके चला जाए, मूव कर ले, ठीक है, तो ये थेफ्ट में कंसिडर होता है, ठीक है। या उसकी पोजीशन से दूर लेके चला जाए उसकी कंसेंट के बगैर, तो ये थेफ्ट कंसिडर होता है। तो इसी वजह से ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। अब एक और इलस्ट्रेशन समझने की कोशिश करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एक बंदा है सर और वो क्या करता है कि उसमें कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग। अच्छा, जो मैंने रिवॉर्ड वाली आपको बात बताई थी, बाज दफा ऐसा होता है कि लोग जो है रिवॉर्ड भी रखते हैं कि यार ये मेरी चीज है, ये मुझे ढूंढ के दे दो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब एक बंदे को पता है कि यार इसकी जब भी चीज गुम होती है वो इस तरीके से करता है ना कि वो पैसे देता है, फिर बोलता है कि आप जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, तो मेरी ये चीज ढूंढ दो। तो वो बंदा जानबूझ के क्या करता है, उसकी वो चीज उठाता है, उठा के छुपा देता है, फिर बोलता है कि जब ये बंदा अनाउंसमेंट करेगा कि भाई ये चीज जो है मेरी गुम हो गई है, मुझे जो ढूंढ के देगा मैं उसको पैसे दूंगा। तो इस नीयत से छुपाता है कि जब ये अनाउंसमेंट करेगा मैं चीज इसको रिटर्न तो करूंगा, लेकिन इन रिटर्न में इससे रिवॉर्ड क्लेम करूंगा, तो वो भी थेफ्ट में कंसिडर होता है। अब यहां तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी थेफ्ट की वो हमने कवर कर ली है। आई होप कि आपको थेफ्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब थेफ्ट में बाकी जो आगे के सेक्शन हैं, ये 378 अगर आपको समझ आ गया तो 379 में उसकी बेसिक पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है, जो कि आम थेफ्ट की, जो कि अभी हमने बातें की हैं। लेकिन अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थेफ्ट होंगे तो उनकी अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे किसी के घर में घुस के चोरी करना, वो अलग है, उसकी 7 साल पनिशमेंट है। अगर किसी की गाड़ी चोरी करना, मोटर बाइक चोरी करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चोरी करना, तो 381A में उसकी अलग पनिशमेंट है, 7 साल की है, ठीक है। अगर प्रिपरेशन करके 382 में अगर एक बंदे को मारने की, हर्ट करने की तैयारी के साथ आप जा रहे हो कि कोई मसला हुआ तो इसको मैं हर्ट कर दूंगा, उस तैयारी के साथ जा रहे हो तो उसकी पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 10 साल तक जा सकती है। तो ये सारे सेक्शन से थेफ्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट था वो समझने की जो जरूरत थी वो हमने समझ लिया। बाकी आगे जो है ये सेक्शंस वन लाइन सेक्शन है, अगर आप एक दफा आपने सेक्शन 378 को समझ लिया तो आगे कोई मसला नहीं है आगे वाले सेक्शन को समझना। बेसिकली आगे उनमें सिर्फ पनिशमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। अब देखिए, आपको थेफ्ट समझ आ गया। थेफ्ट में मैंने आपको कहा कि मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ये चीज यहां से मैंने खुद, जरा गौर कीजिएगा ना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैंने ये चीज यहां से खुद उठाई और लेके चला गया या कहीं छुपा दी, जो भी किया मैंने खुद किया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कंसिडर होगा थेफ्ट। लेकिन अगर फॉर सपोज ये चीज मैं आपको कहूं कि आप ये मुझे डिलीवर करें, मैं आपको इतना मजबूर कर दूं कि आप वो खुद मुझे डिलीवर करें जब, तो ये थेफ्ट से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? थेफ्ट में क्या था, मैंने ये चीज खुद यहां से उठाई और यहां रख दी, ये थेफ्ट हो गया। एक्सटॉर्शन में क्या है, मैंने आपको बोला कि ये पेन जो है जो आपके हाथ में है ये पेन मुझे दे दो, और वो पेन आपने मुझे दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एक्सटॉर्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप अपनी मर्जी से पेन मुझे दे रहे हो, कंसेंट यहाँ पे एक्सटॉर्शन में कंसेंट आती है, एक डिफरेंस है थेफ्ट से। यहाँ पे कंसेंट होती है, थेफ्ट में कंसेंट नहीं होती, ठीक हो गया। थेफ्ट में हमने बात की कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी थेफ्ट होती है। एक्सटॉर्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किस तरीके से होगी, मैंने आपको इतना मजबूर किया कि मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी जमीन है, ये आपका जो घर है, ये मुझे लिख के दे दो, और आपने लिख के दे दिया, ये एक्सटॉर्शन हो गया।
तो थेफ्ट में दोनों, एक्सटॉर्शन में दोनों आ गए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, आपकी कंसेंट भी आ गई, ठीक है। अब इसकी अगर हम लैंग्वेज को पढ़ें तो मजीद और हमारा क्लियर हो जाएगा कि आप क्यों मुझे वो चीजें लिख के दे रहे हो, क्यों मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि आप इतना मजबूर हो गए हो कि आप वो मुझे चीजें लिख के दे रहे हो, ठीक है। देखिए इसकी लैंग्वेज क्या कहती है कि whoever intentionally puts, अच्छा सेक्शन इसका है 383, मैंने शायद मेंशन किया था पहले भी, लेकिन चलो देखिए सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन। अब बेसिक इसकी जो लैंग्वेज है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। whoever intentionally puts any person in fear, वहां पे थेफ्ट में कोई फियर की बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, इंजरी की बात नहीं थी। वहां पे एक बंदा खामोशी से एक चीज उठाता है और चला जाता है, जिसकी है उसको पता ही नहीं है कि किसने उठाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप जानबूझ के उसको खुद फियर में रखते हो, उसको धमकाते हो जिसकी वो चीज है। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induce, वहां पे dishonestly क्या कर रहा था, टेक कर रहा था, यहां से चीज उठाई यहाँ रख दी यहाँ लेके चला गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, dishonestly induce कर रहा है उसको। The persons who put in fear to deliver any person, any property or valuable security commits extortion, ठीक है। अब देंगे इसको सिंपल करते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक बंदा आपको धमका रहा है, ब्लैकमेलिंग सुना होगा, अगर मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि भाई हेलो, आपका बेटा जो है वो मेरे कब्जे में है, 10 लाख रुपए शाम तक पहुंचा दे, अदरवाइज मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, ठीक है। एक किस्म का फियर, मैंने आपको एक फियर में पुट किया, आपने कहा ठीक है सर मैं पहुंचा दूंगा, कहाँ पहुंचाने, भाई फला बंदा आएगा उसको दे देना, या फला जगह है वहां पे जाके रख देना, अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। मैंने आपको इंड्यूस किया, डिसऑनेस्ट इंड्यूस किया कि ये चीज आप मुझे डिलीवर करो, अदरवाइज मैं आपको या आपके किसी और पर्सन को, चाहे आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, बेटी है, बाप है, कोई भी फैमिली मेंबर है, उसको मैं उसको मार भी सकता हूँ, उसको इंजर कर सकता हूँ, ये चीजों का आपको फियर दे सकता है। तो जब एक बंदा आपको फियर या एक खौफ में रख के आपसे कोई काम करवाता है कि भाई ये चीज मुझे दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। आजकल आमतौर, आज बहुत ज्यादा ये तो आपने देखा है, आम हो गया कि एक बंदा जो है किसी लड़की को फोन करता है कि हाँ भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारी जो है पिक्चर्स वायरल कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे। बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये सारी एक्सटॉर्शन में आती है, हम इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं वैसे, लेकिन ये है जो है एक्सटॉर्शन। समझ आ गया होगा आई होप कि आपको एक्सटॉर्शन। थेफ्ट क्या है, थेफ्ट में हम खुद वो चीज ले रहे हैं, और एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन में हम वो चीज उससे मांग रहे हैं, लेकिन हम उसको इतना मजबूर करके मांग रहे हैं कि वो हमें मना नहीं कर सकता। यहाँ पे एक किस्म की हमें कंसेंट, उस बंदे की कंसेंट तो है, हाँ ठीक है सर मैं आप मेरे बेटे को कुछ नहीं कीजिएगा, मैं आपको अपना मोबाइल दे रहा हूँ, ये ले, उसने अपनी कंसेंट के साथ तो दिया, लेकिन यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, बात समझने की ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटॉर्शन में बेसिकली क्या है, यहाँ पे इसमें और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम उस बंदे को ओवर पावर करते हैं, थेफ्ट में किसी को कुछ पता नहीं चलता, यहाँ पे हम उसको इतना मजबूर करते हैं कि वो जो खुद ओनर होता है उसको हम ओवर पावर करते हैं, ठीक है, और वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो हर चीज करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसमें हम उससे क्या क्या ले सकते हैं, हम उससे कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं मूवेबल, कि भाई पैसे मुझे इतने भिजवा दो, ये मुझे गाड़ी भिजवा दो, ये मुझे मोबाइल फोन भिजवा दो, या हम उससे कोई और भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे मैंने जमीन के कागजात उससे लिखवा लिए, या कोई, या फॉर सपोज, हाँ इसमें ये भी आ सकता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फॉर सपोज उससे मैं कोई स्टाम्प पेपर में सिर्फ एक या कोई ऐसी उसकी सिग्नेचर भी लेके ले रहा हूँ एक ब्लैंक पेपर पे कि भाई ये दे, ये सिग्नेचर दे दो अपनी, अब वो ब्लैंक पेपर पे उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से, सिग्नेचर तो उसकी ऑलरेडी हुई हुई है,
अब ऐसी चीज अगर मैं उससे ले रहा हूं जिसको हम इन फ्यूचर आगे चल के उसको एक वैल्यूएबल या पैसों में या किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वो भी इसी एक्सटॉर्शन में आएगा। यहां तक क्लियर है बात आपको? जरा मुझे एक दफा मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम फिर इसके बाद आखिरी ये समझना है कि एक्सटॉर्शन को हम कब रॉबरी में कन्वर्ट करते हैं और एक्सटॉर्शन को हम थेफ्ट कब रॉबरी में कन्वर्ट होता है। ज्यादा इसमें समझने वाली बात जो थी, टेक्निकल पॉइंट जो थी, वो थी थेफ्ट से रिलेटेड। और एक्सटॉर्शन इतना मुश्किल नहीं था। एक्सटॉर्शन में बेसिकली आप चीज मांगते हो, अगला बंदा आपको देता है, ठीक है। एक और बात याद रखने वाली क्या है कि जो चीज जो बंदा उसको एक्सटॉर्शन कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ कि भाई हेलो मुझे पैसे चाहिए इतने भिजवा दो, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक और भी चीज क्या है कि एक्सटॉर्शन में जो बंदा एक्सटॉर्शन करता है वो प्रेजेंट नहीं होता। एसेंशियल पॉइंट है, याद रखिएगा कि एक्सटॉर्शन में बंदा प्रेजेंट नहीं होता। जिससे मैं ले रहा हूँ वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ कि भाई ये चीज मुझे भिजवा दो, इस बंदे को दे दो या इस फला जगह पे दे दो या रख दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा या तुम्हारे बेटे को मार दूंगा या उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, जो भी बात है। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन। अब अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई आपको धमका रहा है कि आप जो है मुझे इतने पैसे दे दो, अगर अदरवाइज मैं आपकी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, तो वो भी एक्सटॉर्शन है, ठीक है। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आप ये चीज मुझे दे दो, अदरवाइज मैं आपके बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो वो भी एक्सटॉर्शन है, ठीक है। अब एक्सटॉर्शन हो गया, थेफ्ट हो गया। अब आगे चलते हैं कि वैसे तो ये हमारे टॉपिक में आते ही नहीं है, लेकिन इतना वो लेंदी नहीं है, थोड़ा सा ये कि इसको इतना सिर्फ हम समझ लें कि कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है, कब एक्सटॉर्शन थेफ्ट रॉबरी बनता है, ठीक है। देखिए रॉबरी की अगर हम बात करें ना, तो रॉबरी इन इट सेल्फ, रॉबरी इट सेल्फ, देखें आपको फियर, आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे इसमें इंक्लूड होता है। देखें फॉर सपोज अगर मैंने हमने इलस्ट्रेशन इसकी ये क्या पढ़ा हमने, डेफिनेशन इसकी क्या पढ़ी कि अगर मैं किसी पर्सन को, डिफरेंस नहीं है ना, अगर मैं वही कह रहा हूं कि हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन लॉ ये कहता है कि एक्सटॉर्शन है। अब आम बंदा तो उसको वही बोलेगा ना कि ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में इसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। अब मैं आपको जैसे समझाऊं कि ये वायरल पिक्चर्स जो है इसमें कैसे आती हैं, तो देखें फॉर सपोज अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है कि अगर आप किसी पर्सन को फियर करते हैं किसी भी इंजरी का, यहाँ पे हर्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डेथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इंजरी लिखा हुआ है। इंजरी कोई भी हो सकती है, इंजरी फिजिकल हो सकती है, इंजरी मेंटल हो सकती है, ठीक है। आपकी इंजरी आपकी जो है, आपकी जो जिस तरीके से आप बोलते हैं कि रेपुटेशन को इंजर करना होता है। अगर फॉर सपोज किसी की पिक्चर्स वायरल हो जाती है, कोई पर्दानशीन औरत है, अगर हम किसी उसकी जो है पिक्चर्स वायरल कर देते हैं या इन अप्रोप्रिएट पिक्चर्स हम किसी की वायरल करते हैं, तो क्या उसकी रेपुटेशन इंजर नहीं होगी? अगर मैं किसी को धमकी दूं कि भाई मैं मुझे इतने पैसे चाहिए, अदरवाइज मैं आपकी ये पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, तो क्या उसको उस चीज का खौफ नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। डिफेम अलग होता है ना, डिफेम मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 पढ़ाया
कि ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड हैं कि अगर मैं आपकी कोई ऐसी चीज है, मैं आपकी टीवी पे बैठ के आपके बारे में कोई चार न्यूज़पेपर में होता जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कोई भी आके बैठ के कोई भी किसी और पॉलिटिशियन के बारे में चार बातें बैठ के करता है कि सर ये ऐसा है तो फला, वैसा है तो ऐसा है, किसी की कोई ऑडियो लीक कर दिया आपने, किसी का कोई कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये सारा आपने उसको डिफेम किया ना। मैं बैठ के टेलीविजन पे या चार लोगों के बीच में बैठ के आपके बारे में कुछ बातें बोलूं, ठीक है, तो वो बेसिकली डिफेम हुआ ना। ठीक है, अब डिफेम में मैं किस तरीके से क्या क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उसी में आता है, साइबर में आता है। लेकिन ये लॉ कितना पुराना है, 1860 का है। अब जैसे जैसे लॉ अपडेट हो रहे हैं तैसे तैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन इसको एक्सटॉर्शन में भी लाया जा सकता है, और ये एक्सटॉर्शन में आता था। साइबर लॉज के बाद फिर ये चीजें बहुत ज्यादा उस तरफ डाइवर्ट हो गई है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है कि ये चीजें इसमें भी आ सकती है। किसी को फियर, पॉइंट क्या है, पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि किसी को फियर किस तरीके से हम दे सकते हैं, फियर ऑफ इंजरी। इंजरी में आपका फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो मेंटल इंजरी या रेपुटेशनल इंजरी इस तरीके से भी हो सकती है कि आपको डिफेम करे, आपकी कोई बातें जो है बैठ के पब्लिक में करे, तो उससे इन चीजों से इन चीजों का आपको फियर दे सकते हैं ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी चीजें, अगर हाँ इसमें सिर्फ ये लिखा होता, इंजरी की जगह हर्ट लिखा होता, डेथ लिखा होता, तो वो चीज अलग थी। फिर उसमें हम रेपुटेशन को या मेंटल उस चीज को मे बी हम काउंट ना करते। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखें, थेफ्ट जो है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों को हम रॉबरी कब बनाएंगे? देखिए, हमने कहा कि भाई थेफ्ट ऐसा होता है कि थेफ्ट में मैं गया और मैंने जाके ये चीज उठा ली और ये थेफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर सपोज उसको, बंदे को पता ही नहीं है कि मेरी चीज ये कहाँ गई। लेकिन थेफ्ट, अगर फॉर सपोज आप बैठे हुए हो, आप बस में बैठे हो, आप घर में बैठे हो, आप रोड पे बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, वहां पे मैं आता हूं, मैं आपको मेरे हाथ में कोई वेपन है, पिस्टल है, कोई भी चीज है, नाइफ है, वो दिखाता हूं और आपसे छीनता हूं वो चीज। यहाँ पे भी टेक करना हो गया ना, मैं खुद छीन रहा हूं, ठीक है, ले नहीं रहा, मैं खुद वो चीज आपसे छीन रहा हूं, तो ये थेफ्ट है, ठीक है। लेकिन थेफ्ट ये कौन सा है? आपको मैंने फियर में रखा। जब हम रॉबरी के डेफिनेशंस पे आएंगे तो मैं पढ़ के आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि जब आपको फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ हर्ट में रख के कोई चीज मैं आपसे छीनूं, तो वो थेफ्ट तो है, लेकिन वो थेफ्ट बेसिकली रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम रॉबरी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने फियर ऑफ डेथ आपको कॉज किया, या फियर ऑफ आपको मैंने एक मिनट में आपको समझाता हूं। मुझे पहले ये कंप्लीट करने दे। देखिए, मैंने फियर ऑफ हर्ट या फियर ऑफ डेथ में मैंने उसको रख के और आपसे वो चीज छीनी। पहले क्या था, सिंपल थेफ्ट में क्या था, ये पेन है, ये आपकी यहाँ पे पड़ी है, मैं उठा के लेके चला गया, आपको पता ही नहीं है, ना आपको कोई फियर है, ना कोई फियर ऑफ डेथ हुआ, ना फियर ऑफ कोई हार्ट हुआ, ठीक है, और मैं चुप करके ये लेके चला गया, आपको पता ही नहीं मैंने थेफ्ट किया। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने आके आपके ऊपर गन पॉइंट पे मैंने आपसे ये पेन छीन लिया कि मुझे दे दें, ठीक है। बिल्कुल मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि देखें, जैसे आपने कहा है कि शाहजेब ने जो आपने कहा है कि थेफ्ट जो है बेसिकली वो, रॉबरी जो है वो बेसिकली थेफ्ट होता है, ऐसा ही है, ठीक है। रॉबरी इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, अलग से वो कोई ऑफेंस नहीं है। रॉबरी में हमेशा या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होती है। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात? अब फॉर सपोज ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आप आए गन पॉइंट पे, आपने मुझे कहा कि ये, आपने मुझसे आके ये पेन छीना, मेरे हाथ से पेन छीना। अगर मैंने कोई वॉच पहनी हुई है, वॉच आपने यूं करके छीनी। अगर मैंने कोई चेन पहनी हुई तो आपने यहाँ यहाँ से ऐसे करके उतारी, ठीक है।
गन पॉइंट पे, फियर ऑफ हर्ट या फियर ऑफ डेथ था मुझे, कि अगर मैंने नहीं दिया या मैंने कुछ और किया, मैंने इसको रोकने की कोशिश की, ये मुझे हर्ट करेगा, ये मुझे मार देगा। ठीक है, तो ये हो गया, थेफ्ट तो हुआ, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसको बेसिकली कहेंगे रॉबरी, और रॉबरी की इसमें पनिशमेंट आएगी। सेम वही चीजें, सेम वही, एग्जैक्टली वही बात है, सेम वही इंग्रेडिएंट्स है, सेम वही चीजें, सिर्फ रॉबरी कंसिडर तब होगा जब आपको फियर ऑफ डेथ आ जाएगा, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ आ जाएगा, या फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट आ जाएगा, कि अगर मैंने इसको रोका या कुछ किया, इमीडिएटली ये मुझे मार देगा या मुझे कुछ कर देगा। तो जब फियर आएगा, फियर ऑफ डेथ आएगा या फियर ऑफ हर्ट आएगा, है ना, थेफ्ट का कहता है कि अगर आप प्रिपरेशन करके देते हो, और सपोज जैसे मैंने अभी आपको एक थेफ्ट का समझाया था 380, देखें इसमें मैंने आपको समझाया था कि 382 378 मैंने समझाया कि भाई सिंपल, किसी को पता नहीं है, मैं आपके घर आया, कोई मेरी इंटेंशन भी नहीं थी, मैंने देखा यार ये पड़ी हुई है, ऑन द स्पॉट इंटेंशन बनी, मैंने उठाया, मैं चला गया। ठीक है, अब इसमें ये है कि 382 क्या कहता है, 382 ये कहता है कि फॉर सपोज एक बंदा एक चोरी की नीयत से जा रहा है, ठीक है, एक बंदा चोरी की नीयत से जा रहा है, और वो ये कहता है कि अगर कोई मसला हुआ तो मैं फला बंदे को मार दूंगा। कहने का मकसद ये है कि वो अपनी प्रिपरेशन के साथ जा रहा है। ठीक है, अब फॉर सपोज एक बंदा घर से अपने निकलता है, उसने पिस्टल लिया, पिस्टल अपने पास रखा कि भाई चलो इसके फलां के घर जाते हैं, और फलां अगर उठ गया, ठीक है, अगर चोरी करते हुए ये उठ गया तो इसको मैं गोली मार दूंगा टांग में, या इसको मैं मार दूंगा जान से। अब ये प्रिपरेशन करके गया है, जब ये प्रिपरेशन करके गया चोरी की, वो बंदा नहीं उठा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चुप करके वापस आ गया, तो ये थेफ्ट है, ये रॉबरी नहीं है, ये थेफ्ट है। ठीक है, 382 में इसकी पनिशमेंट है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को, लेकिन जब यही चीज, फॉर सपोज मैं प्रिपरेशन करके चला गया उसके घर पे, मैंने कहा कि अगर उठा तो मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, मैं चोरी कर रहा था, वो बंदा उठ गया, जैसे ही उठा मैंने पिस्टल उसके सर पे रख दी, तो जब ये एक्चुअल कॉज हुआ तो वो थेफ्ट मेरा कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक मैं प्रिपरेशन करके गया हूं, जब तक मैं वो चीज एक्चुअल में कॉज करता नहीं हूं, तब तक वो थेफ्ट है। जैसे ही मैंने वो कॉज की तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कब थेफ्ट एक्सटॉर्शन में, उसमें रॉबरी में कन्वर्ट होता है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन भी जो है इटसेल्फ, मैंने आपको बताया कि रॉबरी इटसेल्फ कुछ नहीं है, या तो रॉबरी थेफ्ट होता है या रॉबरी एक्सटॉर्शन होती है। अब एक्सटॉर्शन आ गई कि भाई एक्सटॉर्शन में रॉबरी, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है। अब देखें, एक्सटॉर्शन का मैंने आपको क्या बताया कि एक बंदा है, वो किसी को इंड्यूस कर रहा है, फियर कर रहा है, फियर ऑफ इंजरी कर रहा है कि ये चीज मुझे दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को हर्ट करूंगा या कोई भी चीज करूंगा, ठीक है, या मार दूंगा। ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। अब उसमें मैंने आपको एक एसेंशियल पॉइंट बताया था कि यहाँ पे वो बंदा जो उसको इंड्यूस कर रहा है, जो फियर दे रहा है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। मैंने फोन किया आपको कि भाई हाँ इतने पैसे मुझे चाहिए, अदरवाइज मैं आपके बेटे को मार दूंगा, प्रेजेंट में नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक्सटॉर्शन है। जिस दिन मैं आपके सामने प्रेजेंट होके ये चीज करूंगा, उस दिन ये चीज मेरी एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाएगी रॉबरी में। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें कि फॉर सपोज आप और आपका बेटा एक रोड से जा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको रोका, मैंने आपके सर पे पिस्टल रखा, मैंने कहा हाँ भाई ये चीजें निकालो। अब थेफ्ट में क्या था, जब थेफ्ट रॉबरी बना था तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से चेन उतारी थी आपकी, मैंने यहाँ से आपकी मोबाइल यूं छीनी थी, यहाँ से मैंने वॉच छीनी थी, ठीक है, ये मैंने की थी, रॉबरी की थी, मतलब थेफ्ट बना था रॉबरी। अब एक्सटॉर्शन बनेगा रॉबरी, कैसे बनेगा। अब वही सेम सिचुएशन है, मैं आया, मैंने पिस्टल रखा, मैंने कहा कि भाई मोबाइल निकालो, आपने निकाल के मुझे दिया,
मैंने कहा मोबाइल निकालो अदरवाइज मैं मारूंगा आपको गोली। आपने मोबाइल मुझे निकाल के मुझे दिया, खुद निकाल के दिया। मैंने कहा कि ये चेन उतार के दो, आपने वो चेन उतार के मुझे दे दी, आपने वॉच उतार के मुझे दे दी, वो आपने खुद मुझे दे रहे हैं। तो आप ये एक्सटॉर्शन है, ये एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गई रॉबरी में। समझ आ गई मेरी बात? और अब कोई क्वेश्चन है तो बताएं। थेफ्ट अलग चीज है और एक्सटॉर्शन अलग चीज है आयशा। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों सेम चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। और थेफ्ट जो है वो कब रॉबरी बनता है, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है, डिपेंड करता है ना। अगर उसमें एलिमेंट ऑफ हर्ट वगैरह आ गया, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा ये चीज दे दो, मैं आपसे छीनने लगा, वो चीज दे दो नहीं, बल्कि वो चीज मैं आपसे छीनने लगा, तो वो रॉबरी कंसिडर हो जाएगा ना। एग्जैक्टली दैट वुड बी रॉबरी। अगर उसमें हर्ट या डेथ का आ गया, एलिमेंट आ गया थेफ्ट में, तो वो रॉबरी कंसिडर हो जाएगा। अगर वो नहीं है, आपको पता ही नहीं है, मैंने आपकी चीज उठा ली, तो सिंपल उसमें थेफ्ट है। अब थेफ्ट घर में कर रहे हो तो उसकी अलग पनिशमेंट है 7 साल की। अगर आप बाहर कर रहे हो तो अलग पनिशमेंट है। कोई गाड़ी चोरी कर रहे हो तो वो अलग पनिशमेंट है। वो इजी चीजें हैं, वो 378 से आगे 381 382 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सटॉर्शन स्टार्ट होता है। एक्सटॉर्शन में भी वही चीज है, 383 को समझना जरूरी होता है। उसके बाद अलग अलग उसकी पनिशमेंट्स हैं, 3 साल की भी है, 7 साल की भी होती है। तो वो एक्सटॉर्शन एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखें बेसिक आपको इसमें डिफरेंस यही है कि वहां पे बंदा जो है वो आपको थ्रेट करता है और आप जो है वो खुद जाके अपनी कंसेंट के साथ वो चीज उसको देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? थेफ्ट में आपकी कोई कंसेंट नहीं होती है, आपकी वो चीज ली जाती है आपसे। और एक्सटॉर्शन में आप वो चीज देते हो। वो अलग बात है कि वो फ्री कंसेंट नहीं होती है, लेकिन वो चीज आप खुद देते हो। एग्जैक्टली exactly। बस आज का टॉपिक यही यही तक था, आप इसको खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। शाहजेब सर, थैंक यू सो मच। इनकी आपने अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि एक दफा इसको लेक्चर के बाद जो है, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप प्लीज इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। 378 को लाजमी पढ़िएगा, उनकी इलस्ट्रेशंस को लाजमी पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि थेफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या चीजें थेफ्ट में आती हैं। और उसके बाद आगे जो है एक्सटॉर्शन है, फिर रॉबरी है। एक्सटॉर्शन कैसे रॉबरी बन जाता है, और उसके बाद जो है रॉबरी कब डकैती बन जाती है वो भी। अब वही चीज मैंने जैसे आपको समझाया कि रॉबरी जो है वो इटसेल्फ कुछ नहीं होती है, या वो एक्सटॉर्शन होती है, या वो थेफ्ट होता है। मैं मांग रहा हूँ आपसे, छीन रहा हूँ, तो वो थेफ्ट है रॉबरी की सूरत में। अगर आप खुद मुझे दे रहे हैं, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो वो एक्सटॉर्शन है रॉबरी की सूरत में। हाँ, अब रॉबरी डकैती कब बनेगी? अब वही सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही सेम चीजें। अगर
5 लोग या 5 से ज्यादा करेंगे तो उसी को हम डकैती बोलेंगे। बस सिंपल बात है। ये चीजें थी, ये 4 टॉपिक जो है आपके क्लियर हैं। अब इनको मजीद समझने के लिए, इनके नोट्स बनाने के लिए आप इनको खुद से पढ़ें। जो जो पॉइंट्स आपको समझ आ रही हैं आप लिखते जाएं। अगर लिखना आपसे मुश्किल हो रहा है तो आप उनको अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको वो चीजें याद रहेंगी। बाकी मैं आपको कांटेक्ट इस तरीके से नहीं दे सकता। अ, मुझे पहले पूछना पड़ेगा या आप उनसे बुक जो है पीपीसी की बुक है, उसी में से ही पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, जिसमें कमेंट्स हो। कमेंट्री वाली बुक लें, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड की। कांटेक्ट नंबर देखें, मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके से नहीं दे सकता। आप इनसे पाकिस्तान लॉयर से ले लें, उनसे आप पहले पूछें। अगर उनको कोई इशू नहीं है देन आप ले सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे सकता। और बुक की बात चल रही थी, तो बुक जो है आप कोई भी पाकिस्तान पिनल कोड का ले लें जिसमें कमेंट्री हो, उसको ज़रूर पढ़ें। जब भी आप पढ़ें तो आप इलस्ट्रेशंस के साथ पढ़ें, थोड़ी बहुत उसकी कमेंट्री पढ़ें, ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाएं, लेकिन थोड़ी बहुत कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको मजीद उस चीज़ से हवाले से, उस सेक्शन के हवाले से चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्योंकि सिर्फ सेक्शन पढ़ने से वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्टार्ट वाले सेक्शंस क्या मतलब? मुझे आपका समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? स्टार्ट वाले सेक्शंस को क्या करना है? आप तो ज्यादातर लॉ के स्टूडेंट्स ही होंगे ना, या प्रैक्टिस भी करते हैं आप? हम्म। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ें, सेक्शंस भी पढ़ें, जो जो इम्पोर्टेंट, ये तो भाई आपने प्रैक्टिस में जाने से पहले ये चीजें। अच्छा, 5th सेमेस्टर में तो पीपीसी तो मेरे ख्याल से अभी आपकी स्टार्ट हुई होगी, या 6th सेमेस्टर में स्टार्ट होती थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पीपीसी, क्यूएसओ, सीपीसी, सीआरपीसी, ये चीजें बहुत जरूरी। ये चीजें आपने प्रैक्टिस में जाने से पहले इनके ऊपर आप इनकी आपको नो हाउ होनी चाहिए, एनी हाउ। लिमिटेशन, एसआरए, रेंट लॉज, ये लाजमी आने चाहिए, वरना अदरवाइज मुश्किल हो जाती है समझने। फिर आप दोबारा से बुक्स आपको खोलने पड़ जाते हैं, या फिर वहां पे आप, फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर दोबारा से इन चीजों को एक एक करके पढ़ें और ये सारी चीजें। सेक्शन 5 के बाद देखें, मैं ऐसे टॉपिक वाइज तो करवा सकता हूँ। अब इतना यहाँ पे टाइम होता नहीं है कि मैं पूरा इसको 1 बाय 1 लेके चलो, इतना फिर वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मेरा जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एलएलबी के हवाले से बता दूं, या जुडिशरी के हवाले से बता दूं कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लिया करें, या इनकी नो हाउ होनी चाहिए। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर वही टॉपिक्स होते हैं जो कि जुडिशरी के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं।
क्योंकि LLB एज ए स्टूडेंट आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप निकाल लेंगे। या मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादातर या तो जुडिशरी के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, या प्रैक्टिस में जो चीज़ें काम आए, तो ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर जो है उनको मैं तवज्जो देता हूँ या उनको टच करता हूँ, ताकि आपको भी कोई फ़ायदा हो वो चीज़ें समझ के। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ये भी टॉपिक अच्छा है, करेंगे। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से इतना अटेंटिव होके पढ़ रहे हो, इतना सीरियस हो। और आपकी मेहनत है, इसका ज़रूर आपको अजर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।